लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव, एक तरफ मोदी का चेहरा तो दूसरी ओर राहुल का दाव। दिग्गज नेताओं का चेहरा लेकर उदयपुर में आमने सामने दो ब्यूरोक्रेट्स। सियासत के इस महासंग्राम में देखिए जनता के सवाल और कैंडिडेट के जवाब। सियासत का महासंग्राम। मतदान को लेकर कुछ घंटों का वक्त बचा है और इससे पहले अब लोग फाइनल मूड बनाने में है कि किसे वोट दिया जाए, और इसी को लेकर उदयपुर लोकसभा सीट पर भी तमाम लोगों के सवाल जो है कहीं के दिमाग में घूमने लगे हैं कि किस आधार पर वोट दिया जाए, किसे वोट दिया जाए, वोट क्यों दिया जाए, वोट विचारधारा के आधार पर दिया जाए या वोट किसी अलग तरीके से इस बार दिया जाए। हालांकि जिस तरह से जिन तमाम सीटों पर मतदान कम हुआ है उसको लेकर दोनों ही पार्टियां पूरी कोशिश कर रही थी कि मतदान प्रतिशत बढ़े। इससे पहले प्रचार प्रसार अब थम चुका है। इस वक्त हम उदयपुर के लोक धरोहर में मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ बुद्धिजीवी लोगों को बुलाया गया है। वैसे बुलाया तो हमने दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों को था, मगर बीजेपी के प्रत्याशी मन्नालाल रावत यहाँ आए हैं तो कांग्रेस के प्रत्याशी ताराचंद मीणा यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। उनका ये कहना था कि वे प्रचार में लगातार बिजी हैं, इस वजह से वे नहीं आ पाए। हालांकि ये बात अलग है कि हमने उन्हें तकरीबन 13 बार संपर्क किया और हर बार उन्होंने कहा कि वे आने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फिलहाल सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको मंच पर बैठे तमाम सवाल पूछने वाले लोगों से मिला देता हूं। सबसे पहले हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मुनीश अरोड़ा हैं, राजनीतिक विश्लेषक और सुखाड़िया विश्वविद्यालय में स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले कुंजन आचार्य जी हैं। इसके अलावा राजेश अग्रवाल जी हैं, रामकृपा शर्मा जी हैं, तेजशंकर पालीवाल जी हैं, दीक्षित साहब हैं, कौशल जी हैं, मनीष कोठारी जी हैं, मनोज जोशी साहब हैं और कांग्रेस के दबंग नेता और सवालों से अच्छे के तर्क से पसीना छुड़ाने वाले गौरव प्रताप इस वक्त हमारे साथ हैं। जो तमाम इस वक्त हमारे साथ हैं अपने अपने सवाल पूछेंगे और हम चाहते हैं कि दोनों नेता यहाँ आएँ, बात करें, मगर फिलहाल यहाँ पर कांग्रेस के नेता यानी कांग्रेस के प्रत्याशी ताराचंद मीणा नहीं पहुँचे हैं। तो सवालों की बौछार शुरू करने से पहले सबसे पहले एक बार मन्नालाल रावत साहब को सुन लिया जाए। रावत साहब, तकरीबन 8 साल का वक्त बचा था, इससे पहले आप कहीं न कहीं राजनीति को ज्वाइन कर चुके हैं। ऐसा क्या लगा और ऐसी क्या ज़रूरत थी कि सरकारी सेवा को छोड़कर आप कहीं न कहीं बीजेपी में आए हैं और इस सीट से मैदान में उतरे हैं? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण कालखंड है जिसको हम आज़ादी का अमृत कालखंड कहते हैं। इसमें पंचप्रण को लेकर बहुत काम हो रहे हैं। मुझे लगता है कि जो मेवाड़ का क्षेत्र है उनके वैचारिक धरातल तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पर विकसित भारत 2047 का जो मिशन है वो आकर्षित करता है कि हम सभी मिलकर एक कार्यकर्ता भाव से आगे बढ़ें और गवर्नेंस के साथ साथ सोसाइटी के साथ साथ और भी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस कहीं और चल रही हैं उनको मेवाड़ में लाएं और विकसित भारत 2047 के सपने के संकल्प के अनुरूप मेवाड़ को भी आगे ले जाएं। मुझे लगता है इसमें एक कार्यकर्ता भाव से एक आकर्षित करने वाला क्षेत्र रहा है। दूसरा, केंद्रीय नेतृत्व ने जिस प्रकार से स्नेह दिया और मार्गदर्शन दिया और उन्होंने विश्वास जताया, उसको लेकर हम मैदान में आए हैं और बाकी सभी चीज़ें जो हैं इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए कहीं न कहीं बहस ज़रूरी है। आपके सामने आपको लगता है जिस तरह ये कुर्सी खाली है, यहाँ पर ताराचंद मीणा को मौजूद होना चाहिए था, बाप के प्रत्याशी प्रकाश चंद को मौजूद होना चाहिए था, कई बार संपर्क किया मगर नहीं आए, आपको लगता है मैदान खाली है? निश्चित रूप से 2047 का सपना लेकर जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं और अब की बार 400 पार का जो माहौल है और जन जन से आवाज़ उठ रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं चीज़ें तो एकदम जनता ये चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी और जो विज़न है उसके लेकर साथ में चलें। उसमें कहीं ना कहीं लगता तो बिल्कुल स्पष्ट यही है कि जो दूसरे दलों के प्रत्याशी हैं वो शायद इस बात को फेस करने की स्थिति में नहीं है कि इतने बड़े विजन में, भारत के इस महायज्ञ में वो कैसे अपने तर्क रखें। ना उनके पास नेतृत्व है, ना उनके पास विजन है, ना उनके पास कोई नीति है और ना ही कोई जो संगठन की ताकत है। मुझे लगता है इसी माहौल में वो नहीं आए। मुझे लगता है मैं ज़्यादा सवाल नहीं पूछ के यहाँ बैठे तमाम लोगों की पैरवी करना शुरू करूँ, उनकी बात को आगे पहुँचाने की कोशिश करूँ। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे शुरू करते हैं। आप बताइए कि क्या एक आदर्श नेता के गुण हो सकते हैं जो इस लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं? क्या मुझे लगता है वो गुण होने चाहिए? और दोनों अगर प्रत्याशियों को देखते हैं, मुख्य तौर पर बीजेपी और कांग्रेस, जो गुण दोनों में नज़र आते हैं, पब्लिक क्या सोच रही है?
एक चीज़ मैं सतीश जी आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने एक खुला मंच दिया दोनों जो प्रत्याशी हैं उनको भी और आम जनता को भी, क्योंकि जनप्रतिनिधि जो बनेंगे हमारे उनको हमारी समस्याओं का पता होना चाहिए, आखिर वो कौन सी मूलभूत प्रॉब्लम्स हैं इस क्षेत्र की जो जिसको वो सबसे बड़ी पंचायत में रिप्रेजेंट करेंगे, उनका सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसके लिए तो सबसे पहले आपका चैनल धन्यवाद का पात्र है कि आपने इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। मन्नालाल जी, मैं आपको बहुत पहले से जानता हूँ, जब आप पढ़ाई कर रहे थे, पीएचडी कर रहे थे और एमए कर रहे थे। मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि उदयपुर की समस्याओं को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि आप यहाँ के नेटिव हैं और यहीं पले बड़े हैं, यहाँ की शिक्षा से जुड़े हुए हैं। आपके हिसाब से उदयपुर की ऐसी कौन सी मूलभूत समस्याएं हैं जिसको आप सबसे बड़ी पंचायत में ले जाकर सॉल्व करना चाहेंगे? मुझे लगता है सबसे बड़ी जो समस्या है वो क्षेत्र में जो पेयजल और जो पानी के संरक्षण की लगती है। जिस प्रकार से क्षेत्र में गए हैं और हर गांव में ये प्रश्न उठ रहा है कि जल संरक्षण कैसे किया जाए और यहाँ के जितने भी जलाशय हैं उनको कैसे भरा जाए। बारिश के दिनों में आप देखेंगे कि पानी बह के समुद्र में चला जाता है, लेकिन उसका संरक्षण नहीं हो पाता। ये एक बड़ा प्रश्न नज़र आ रहा है और जिस प्रकार से जल जीवन मिशन है उसको धरातल पर उतारने की आवश्यकता है। दूसरा जो है वो स्थानीय स्तर पर बहुत ज़्यादा इस बात का स्कोप है कि पर्यटन को लेकर, पर्यटन से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं उसको लेकर आगे बढ़ें और जनजातीय अंचल है तो युवाओं को इसके साथ कनेक्ट करके कैसे उनकी आय, उनकी आजीविका और उनको स्वरोजगार के स्थानीय स्तर पर अवसर अधिक से अधिक कैसे पैदा किया जाए, ये सीधे नज़र आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है मन्नालाल जी कि उदयपुर में जो पानी जल संरक्षण की आप बात कर रहे हैं, जो जन संरक्षण क्षेत्र थे उनका स्वरूप ही पूरा बदल गया है। उनकी एक अपनी अलग तरह की समस्या है, उन पर इंक्रोचमेंट हो गया है बुरी तरह से। झीलें हमारी हैं मगर वो प्रदूषित हैं, सीवरेज उसमें गिर रहा है और बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम आ रही है। फ्लो अब आयर नदी जैसे बन रही है, मगर आयर नदी के अंदर 10 फीट मलबा डाल के ऊपर भराव कर दिया गया। आने वाले वो समय में वो कितना विकराल रूप लेगा शहर के लिए, वो आप जानते हैं। मेरा प्रश्न जो था आपने उसका आपने 2-3 से जोड़ा, पानी के मूलभूत समस्याओं से जोड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी की एक योजना थी कि देश की सारी नदियों को जोड़ा जाए, उसको लेकर के आपके मन में क्या प्लान चल रहा है कि उदयपुर में कौन कौन सी नदियाँ, जैसे माई का पानी लाने की बात हो रही थी जो सबसे पहले गुजरात जा रहा है, उसको लेकर के? निश्चित रूप से ये है विषय और बड़ा विषय है। पानी गुजरात की तरफ जा रहा है, समुद्र में जा रहा है। गुजरात जा रहा है महत्वपूर्ण है, समुद्र में जा रहा है, एक्सिस वाटर जा रहा है। उसको झीलों के साथ में जोड़ना, ढेबर झील जयसमंद खाली पड़ी है, तो नज़र आता है कि यहाँ पर स्कोप है। और जहाँ तक आपने आयर नदी और उससे संबंधित बात कही है, तो ये भी अपने आप में संवेदनशील मुद्दा तो है ही कि कैसे उसको और बेस्ट किया है। हाँ, मुझे लगता है इसके सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि तकरीबन 10 सालों से आप ही के पार्टी के सांसद रहे हैं यहाँ पे अर्जुन लाल मीणा, उन्होंने क्या कुछ किया। और लोगों के जहन में ये सवाल होगा कि जब 10 साल आपको मिले तो क्या कमियां रह गई, क्यों अब करने की बात हो रही है, क्या नहीं हो पाया, कि कुछ कमियां रही है, परफॉर्मेंस क्यों नहीं हो पाई? देखिए, आगे के जो 25 बरस हैं वो बहुत कीमती हैं। हमारा ध्यान आगे कैसे और बेस्ट काम कर सकते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस को ला सकते हैं और जहाँ जहाँ भी कमियां रही हैं, कोई बात रही है, कोई छूट गई है और बढ़िया कैसे हो सकती है उसकी तरफ ध्यान है। तो अभी आपने देखा होगा कि भाजपा का जो संकल्प है, मोदी जी की गारंटी है। इस संकल्प में आप देखते हैं तो बचे हुए जितने भी काम हैं उन पे ऐतिहासिक फैसले लेने और तेजी से काम करने की आवश्यकता जताई गई है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो पत्र प्राप्त हुआ है हमें, उसमें यह लिखा है कि दिन रात आप मेहनत करते हुए क्षेत्र की और जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे, ऐसी आशा व्यक्त की गई है। ऐसा वो आशा नहीं है, वास्तव में वो एक निर्देश है जिसको हम अच्छे से लेके आगे के समय में बचे हुए जितने भी हैं उन पर निर्णय लेंगे और केंद्र का जहाँ पर भी आवश्यकता होगी, योजनाओं की आवश्यकता होगी, उनको जोड़ते हुए समस्याओं का समाधान करेंगे। कुंजन आचार्य साहब से सवाल ले लेते हैं। साहब बताइए, क्या पूछना चाह रहे हैं अपने आने वाले जनप्रतिनिधि से, जिसे जनता यदि चुने तो आप क्या चाहते हैं कि वो कामकाज करें? क्या मुद्दे इस वक्त आपके दिमाग में हैं जो आप पूछना चाह रहे हैं? उदयपुर लोकसभा सीट के जो मुद्दे हैं, मुझे लगता है कि इस बार का चुनाव जो है मुद्दा विहीन चुनाव है। कहीं कोई बड़ा मुद्दा दिखाई नहीं पड़ता है। उदयपुर का जो आखिरी मुद्दा था देवास का, वो भी मुझे लगता है कि अभी भजनलाल सरकार बनने के साथ साथ वो समाप्त हो गया। तो मुद्दा विहीन चुनाव में कहीं पर भी मोटे तौर पर दोनों पार्टी की तरफ से कहीं कोई प्रचार प्रसार दिखाई नहीं पड़ता, कोई चुनाव की गूंज सुनाई नहीं पड़ती। तो क्या मन्नालाल जी, मुझे लगता है कि ये अति आश्वस्ति का भाव है? नहीं, आप जब संकल्प पत्र को देखेंगे, मोदी जी की गारंटी को देखेंगे, तो उसमें यही है कि ऐतिहासिक फैसले होंगे। अभी तक तो जो पिछली सरकारों के 60 सालों में जिन्होंने राज किया, राजबाज ठाट बाट के साथ किया, तो वो सारे गड्ढे थे, उसको पूरा करने में समय निकला है। अब ऐतिहासिक फैसले होंगे।
तो आप ये देखेंगे कि केंद्र के संसद के कानून कहाँ आ सकते हैं। अनुसूचित जनजातियों को लेकर बहुत बड़े विषय हैं। आर्टिकल 342 को लेकर बड़ा विषय है कि कैसे एससी के तर्ज पर एसटी के मानक होने चाहिए, बड़ा मुद्दा है, क्षेत्र का मुद्दा है। पूरे क्षेत्र में लगभग 50% जनसंख्या जनजातियों की, तो उसमें लगता है कि स्टेटस का मुद्दा है, क्योंकि विकास का मुद्दा उसमें फंसा हुआ है। उसको बहुत बारीकी से वो टेक्निकली ढंग से देखने की आवश्यकता है। सांस्कृतिक संरक्षण का भी विषय है, विरासत को छेड़खानी हुई है वो भी विषय है। लेकिन तात्कालिक आप विषय आएंगे कि रोजगार के लिए गुजरात, महाराष्ट्र और आर्किया और यहाँ तक कि आप देखेंगे जोधपुर की तरफ जो पलायन होता है दिखता नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा मुद्दा। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर अपने आप में बड़ा विषय है, किसानों की आय बढ़नी चाहिए और जो कौशल विकास की योजना उनमें बढ़नी चाहिए। तो जो पहले 3 मुद्दे बताए उसके साथ में ये भी कनेक्ट होते हैं, ये दिखते हैं आम जनता की समस्या के साथ। और आप ये देखिए कि विकास जो है चेहरों पर दिखता है और क्षेत्र में जो कोई भी जाता है वो प्रश्न ये उठाता है। यहाँ ये प्रश्न है, फॉरेस्ट राइट एक्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर अभी कम्युनिटी पट्टे अभी तक राजस्थान इस बात के लिए, पिछली सरकारों के लिए इस बात के लिए जाना जाता है कि सबसे ज़्यादा रिजेक्शन यहाँ होता है, कम्युनिटी पट्टा सबसे कम अलॉट हुआ है। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट को धरातल पर कौन उतारेगा? तो ये सारे विषय हैं और क्वालिटी एजुकेशन को लेकर भी विषय है। तो सारे कॉलेजेज हैं अभी तक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग अभी तक आगे नहीं बढ़ पाए, नई संस्थानों की भी आवश्यकता है। वो ये सारी मुद्दे हैं, इसको लेकर जब काम करेंगे तो मुझे लगता है कि दिन रात काम करने की जरूरत पड़ेगी। सवालों के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं, आगे पहुंचाते हैं राम कृपा जी तक। एक बार राम कृपा जी तक मांग पहुंचाया जाए। आप पेशे से अधिवक्ता हैं, हाईकोर्ट बेंच की मांग पिछले 30 सालों से हो रही है। आपको लगता है इस चुनाव में मुद्दा रहने वाला है या बतौर अधिवक्ता आप ये मांग फिर उठा रहे हैं? हम तो निश्चित रूप से पिछले लगभग 40 सालों से इस मुद्दे के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और जब हमारी वकालत का उदय हुआ था, जब हमने वकालत शुरू की थी, तब से इस मुद्दे के साथ में हमने दिन रात उस व्यवस्था को जिया है, उसके लिए संघर्ष किया है। और मेरे को लगता है कि ये उदयपुर का सबसे प्राइमरी और सबसे बेसिक मुद्दा है जिस पर काम करने की आवश्यकता है। मैं मन्ना लाल जी से ये जानकारी भी देना चाहता हूँ और इस बात से निवेदन भी करना चाहता हूँ कि संविधान के शेड्यूल 5 में हमारे यहाँ पर हमारे जो जनप्रतिनिधि थे, चाहे वो ज्ञान की कमी की वजह से हो, चाहे एफर्ट्स की कमी की वजह से हो, शेड्यूल 5 में जो व्यवस्थाएं यहाँ के राज्य के प्रमुख को, राज्यपाल को दी हुई है, उसका जितना फ़ायदा इस अनुसूचित जाति क्षेत्र में जितना हम उठा सकते थे, इस जनजाति क्षेत्र में हम जितना उठा सकते थे, हमारे जनप्रतिनिधियों ने उसकी दिशा में प्रयास नहीं किया। ये हमारे लिए एक थोड़ा तकलीफ का विषय है। इस शेड्यूल 5 के तहत आप इस हाईकोर्ट बेंच के लिए कितने एफर्ट्स करेंगे और कितना जल्दी परिणाम आने की आपको संभावना है? क्योंकि मोदी जी की तीसरी बार सरकार, राजस्थान में भजन लाल जी की सरकार, स्थानीय व्यवस्था हमारी, तो इस पूरी चेन के साथ में आप कितना जल्दी हाईकोर्ट यहाँ पर स्थापित हो इसके लिए प्रयास करेंगे, ऐसा मेरा निवेदन है। आपने 2 प्रश्न पूछे हैं, एक तो 5वीं अनुसूची का पूरा एक परिदृश्य की बात की है, दूसरा उसमें हाईकोर्ट बेंच की बात की है। दोनों मुद्दे मेवाड़ के लिए बहुत कीमती हैं और जिस प्रकार से 5वीं अनुसूची को लेकर एक नई पार्टी आई है, उसने जो भ्रामक प्रचार, दुष्प्रचार किया है, उसकी भी बात है। तो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को क्रेडिट है इस बात का कि 5वीं अनुसूची को धरातल पर उतारा है। 1995, 1996, 2007, 2016 के जो नोटिफिकेशन है और 2018 का जो 19 मई का नोटिफिकेशन है, वो ये दिखाता है कि 5वीं अनुसूची को लेकर यदि कोई सबसे ज़्यादा संवेदनशील रहा है और गवर्नेंस में इस पॉलिसी को उतारा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और ये सारी चीज़ें तो हुई, लेकिन गवर्नेंस की ही बात है तो ना केवल 5वीं अनुसूची बल्कि इसको संविधान का अनुच्छेद 275 के भी साथ में देखना है। तो किसी क्षेत्र के विकास के मानकों पर राज्य का ही कोई हिस्सा बहुत ऊपर है और अनुसूचित क्षेत्र अगर उसी पैरामीटर पर डाउन है तो उसके बीच का जो गैप है उसको मिट आउट करने के लिए सेंट्रल फंडिंग भी करता है और गवर्नेंस में सपोर्ट भी करता है। मुझे लगता है इसका हाईकोर्ट बेंच का जो समाधान है इसी 275(1) में और 5वीं अनुसूची में है। तो इसके लिए प्रयास समुचित स्तर पर करेंगे, तेजी से करेंगे। मुझे लगता है ये होने जैसा विषय। आगे बढ़ाते हैं सवालों का, आगे पढ़ाएं। दीक्षित जी, जिस जगह हम बैठे हैं वो पर्यटकों की नगरी है और पर्यटकों के लिहाज से आप काम करते हैं, पर्यटकों के बीच आप जाते हैं। क्या लगता है मूल रूप से आज के दौर में पर्यटन नगरी में क्या ज़रूरत है और इसे कैसे ज़्यादा विकसित किया जा सकता है, कैसे ज़्यादा आगे बढ़ाया जा सकता है? नमस्कार सर। हेलो। लगभग 28 सालों से मैं टूरिज़्म से जुड़ा हुआ हूँ। न केवल टूरिज़्म, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज़्म और गाइड। और गाइड ऐसा जंतु है जो लगभग 5 से 6 घंटे किसी भी ग्लोबल टूरिस्ट के साथ गुजारता है। तो
बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास तो इतनी सूचनाएं हैं और समस्याएं हैं, लेकिन उसके साथ साथ में मैं सॉल्यूशन पे भी बात करना चाहता हूँ। तो क्योंकि आप परिवहन से जुड़े हुए हैं तो ट्रैफिक तो एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम हो गई है और करीब 10-15 सालों से हम देख रहे हैं कि ये हो जाएगा ना वो हो जाएगा, पर हुआ नहीं। अल्टीमेटली अगर मैं ये देखूँ कि जो पुराने शहर में हम एक्सेसिबिलिटी या जोग्राफिकल कोई डिज़ास्टर्स हैं जो हम नहीं कर पा रहे हैं, एलिवेटेड रोड की परिकल्पना यहाँ नहीं की जा सकती, लेकिन वन वे की हम जब बात करते हैं तो भी हमारी समस्या वो रहती है जब टूरिज्म सीज़न होता है। तो सॉल्यूशन के तौर पे क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि जितने भी एंट्रेंस पॉइंट है वहाँ पर कुछ ऐसा परिवहन व्यवस्था की जाए, जैसो आगरा में है बैटरी कार्स वगैरह हैं या बैटरी है वो हो जाए। और काश के ये बड़े जो ऑटो हैं ना, जो ट्रक की आवाज़ निकालते हैं और साइज़ में कार के समान है और कहते हैं उसको ऑटो, तो उसकी वजह से जो ट्रैफिक जाम होता है वो बहुत दिक्कत वाली बात है। और होता ये है कि सर जो हमको रेवेन्यू शहर को मिलना चाहिए वो मैक्सिमम रेवेन्यू होटल्स पे जाता है, कि पीपल दे वांट टू स्पेंड देयर मैक्सिमम टाइम इन द होटल, स्पा करवाएंगे ये कराएंगे, पर वो मॉन्यूमेंट में जाते नहीं। यहाँ तक कि सज्जनगढ़ की ये हालत है सर कि वहाँ पर कहते हैं इतनी भीड़, कोई काउंटर नहीं, रोड भी ख़राब, तो बोलते हैं कि वेल आई एम ओके टू स्पेंड माई टाइम इन द होटल, आई डोंट वांट टू गो देयर। पैसा मैंने पैसा दे दिया आपने, नो फॉरगेट अबाउट दैट मनी। तो जो चित्र हमारा जो जा रहा है ग्लोबल लेवल पे वो बड़ा अगली सिनेरियो जा रहा है। दूसरा मेरा सर रिक्वेस्ट ये है कि जितने भी यहाँ बड़े रॉयल वेडिंग्स हो रहे हैं या रॉयल फंक्शंस हो रहे हैं उसके अंदर जो वेंडर्स हैं वो लोकल वेंडर्स ज़्यादा यूज़ में नहीं आते हैं, वो सब अपने साथ वेंडर्स लेके आते हैं। तो मुझे लगता है कि एक लोकल वेंडर का या हम लोगों का भी अधिकार है कि वो सब सेवाएं हम दें ताकि हमारी जेब में कुछ पैसा आए। सो इट इज़ ऑल गोइंग टू द वन पर्टिकुलर स्पेस और स्टेशन। दिस इज़ माई रिक्वेस्ट सर। और सबसे लास्ट है क्योंकि हम जो हैं वो अपने देश के बारे में हमेशा अच्छी बात करना चाहते हैं और करते ही हैं, लेकिन कई बार अनुत्तरित हो जाते हैं कि इसके बारे में जवाब क्या दें। तो उस पोजीशन में अब जैसे मैं कहूँ कि पैलेस के अंदर हम जो टूरिज़्म गिरा हुआ है तो वहाँ पर बहुत सिस्टमेटाइज काम होता है, यहाँ तक कि आप हॉर्न भी ब्लो नहीं कर सकते, तो वो सिस्टम से बहुत अच्छा चल रहा है। क्या ये सिस्टम हमारे यहाँ बाहर नहीं हो सकता? ये मेरा क्वेश्चन है। से आपने पर्यटन और पर्यटन के मैनेजमेंट से संबंधित विषय उठाए, मुझे लगता है सारे विषय जो हैं वो आपने जो उठाए हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के विषय हैं और लोकल गवर्नेंस के विषय हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की जगह मेरे ख्याल है संवाद से ही बात निकलती है, और स्टेट की लोकल की जो अथॉरिटीज़ उनके साथ बैठ के बात करेंगे तो मैनेजमेंट के विषय समाधान भी हो जाएगा। और अनुभव हो सकता है कि आपने कैसे शिमला में, कैसे दार्जिलिंग में, कैसे गैंगटॉक में जो मैनेजमेंट है वो सारी चीज़ें तो निकलती है। मेरा जो ध्यान है आपने जो विषय उठाए हैं उसमें आपने उदयपुर शहर और उसके आसपास के विषय उठाएं, इसके बाहर भी हम जा सकते हैं। चावड़ है, हम गोगुंदा की बात जी सर, मैं विलेज टूरिज्म के लिए भी कहना चाह रहा था, विषय को रख लेता हूं, और फुलवारी की नाल की बात कर सकते हैं, हम कुंभलगढ़ के साथ कनेक्टिविटी की बात कर सकते हैं, कैसे एक टूरिस्ट यहाँ आए और वो अधिक से अधिक समय मेवाड़ में स्टे करे, जितना वो स्टे करेगा यहाँ का रेवेन्यू शेयरिंग होगा और यह सारी चीज़ें होंगी, सबको मिलेगा, सबको बिजनेस मिलेगा। तो इस बात को भी लेना। और आपने एक विषय गाइड वाला जो कनेक्ट किया, मुझे लगता है कि इसको भी अपने बहुत उसको लगा। ग्लोबली इस बात की भी ज़रूरत है कि ठेठ देहात में जैसे विलेज टूरिज्म है, ट्रैवल टूरिज्म है, इको टूरिज्म है, एग्रीकल्चर टूरिज्म है, ये कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर मुझे लगता है धरातल पर बहुत ज़्यादा आए नहीं है। तो इसको भी लेकर जब काम करेंगे तो ये पॉलिसी इश्यूज़ हैं, इनको जब एक बड़े स्पेक्ट्रम में बात करेंगे तो मुझे लगता है समाधान भी उसमें निकलेंगे। और बाकी आपने जो विषय उठाए वो सारे के सारे, इसके साथ जो लिंकेजेस जो जितने भी हैं, हैंडीक्राफ्ट है वो अपने आप में बड़ी बात है, उसको आगे कैसे प्रमोट करना होगा, ट्राइब ब्रांड जो है वो कैसे उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों, आर्टिजन्स को भी इसके साथ में कनेक्ट करते हुए अगर निकालते हैं, हो सकता है कोई और इसमें एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं कि नाइट बाजार, कहीं की फूड कोर्ट की बात हो सकती है। ये सारी जो विषय हैं इनको कहीं ना कहीं, लेकिन मूलतः विषय मैनेजमेंट के, ये विषय लोकल गवर्नेंस के, इसको लेकिन पॉलिसी इशू के साथ हम जहाँ पर भी आवश्यकता होगी आपके साथ बैठ के इस बात को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सर। सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हम माइक जो है जोशी साहब को देना चाहेंगे। मनोज जोशी जी, उद्योग से आप जुड़े रहे हैं, उद्योगों की बात आप आमतौर पर करते हैं, क्या सोचते हैं, किस तरह की उम्मीदें आप आने वाले जनप्रतिनिधि से रखते हैं, या जो भी पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, बीजेपी से हैं, किस तरह की समस्याएं हैं, क्या जवाब चाहते हैं आप? उदयपुर पर्यटन की दृष्टि से होटल इंडस्ट्री ये तो एक विषय ही है, साथ में अरावली की उपत्यकाओं के अंदर बहुत सारे खनिज निकल रहे हैं, बड़े बड़े उद्योग भी हैं, उनको लेकर के छोटी एंसिलरीज बनी और मार्बल और मिनरल इंडस्ट्री यहाँ पे बड़ी हुई है। उसके साथ में ऐसा देखने में आया कि एक जैसा इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम हम गुजरात में देखते हैं
महाराष्ट्र में देखते हैं और विपुलता से हम देखते हैं कि हमारे यहाँ का जो जनजाति वर्ग है या ग्रामीण क्षेत्र का लोग हैं वो पलायन करके वहाँ जा रहे हैं और यहाँ के उद्योगों को कहीं ना कहीं मैन पावर की वो कमी महसूस होती है। काम है, इकोसिस्टम नहीं है, और इकोसिस्टम में हम देखते हैं कि स्किल डेवलपमेंट वाला पार्ट नहीं है, बिखराव है। तो इस पे हम चाहेंगे कि माननीय सांसद जी कहीं जो पॉलिसी की जो पार्ट है तो स्किल डेवलपमेंट सेंटर बहुतायत में यहाँ है, ताकि उनका जो जनजाति क्षेत्र का, क्योंकि हम जो उद्योगों में देखते हैं सारा जो वर्ग आ रहा है वो जनजाति क्षेत्र का आ रहा है। और एक चिंतनीय विषय है कि शहरी क्षेत्र का युवा यहाँ के स्थानीय उद्योगों में काम करने नहीं आता है, जैसा कि हमको गुजरात और महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं वो उसके लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी या जिस तरह की जो हमारी एजुकेशन का सिस्टम चल रहा है वो उसका एक बहुत बड़ा कारण है। मैं चाहूँगा माननीय सांसद जी के माध्यम से, आप बनेंगे ही बनेंगे अब, तो कांग्रेस ने तो अपनी जगह खाली छोड़ दी है पता, तो वैसा ही इसी भाव से बोल रहा हूँ, तो संसद में जा कर के हमारे इस विषय को आगे रखें। और दूसरा एक जो महत्वपूर्ण विषय है कि बनाना बहुत आसान है, बेचना सबसे मुश्किल है। उद्योग यहाँ पे बहुत क्षमता है, क्षमतावान तरीके से अपने उत्पादन कर रहे हैं, पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक यहाँ पे आता है, अगर वो औद्योगिक पर्यटन के रूप में यहाँ के उद्योगों का देखेगा और उसके लिए एक औद्योगिक डेवलपमेंट सेंटर और एग्जीबिशन सेंटर बने, ऐसे में माननीय सांसद जो बनने वाले मन्ना लाल जी उनसे मांग करूँगा। औद्योगिक विकास की बात हम करते हैं तो उसमें कहीं न कहीं बड़ा मुद्दा आ जाता है पलायन को लेकर और उद्योगों को लेकर, और ख़ास तौर पर पर्यटन उद्योग को लेकर क्या विचार आप रखते हैं, कैसे विकास हो? निश्चित रूप से जिस प्रकार से मनोज जी ने जो बिंदु उठाया, वाइब्रेंट गुजरात अपने आप में एक ब्रांड है, बहुत उसमें बहुत चर्चा है उसकी, उससे सीखने की ज़रूरत तो राजस्थान को है ही। लेकिन जिस प्रकार से पिछले सालों में उद्योगों के विकास को लेकर मेवाड़ के साथ जो सौतेला व्यवहार हुआ उसको तो निश्चित रूप से रेखांकित करना चाहिए। और कई अनुभव ये भी आता है कि क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र तो घोषित हो गया, लेकिन उसमें कुछ डेवलपमेंट नहीं आगे, कुछ बात नहीं हुई, कोई अट्रैक्शन नहीं है, तो पॉलिसी के इशू हैं। एमएसएमई को लेकर काफ़ी संभावना यहाँ पर नज़र आती है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है उसको लेकर धरातल पर बहुत ज़्यादा काम करने की बात आती है। हमारे आर्टिजन्स जो हैं वो बाहर जा रहे हैं, हमारे यहाँ की चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये मंच देने की बात है। तो आप देखेंगे कि जैम पोर्टल जिस तरीके से भारत सरकार ने लॉन्च किया है, सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च किया है, तो इसमें संभावना बहुत है। मुझे लगता है कि समस्या यहाँ पर है, लेकिन बीच में संवाद करने का जो प्लेटफॉर्म है, जो वो कहीं ना कहीं अगर ब्रिजिंग करेंगे तो इन समस्याओं का समाधान भी नजर आएगा। केंद्र की योजनाओं का किस प्रकार से धरातल पर उतारें, तो वो आवश्यकता तो निश्चित रूप से रहेगी, लेकिन स्टेट के साथ संवाद करते हुए रास्ता बनता हुआ नजर आता है। लेकिन आपने हुनर की जो बात की, ये बहुत कीमती बात है। आज की तारीख में डिग्री को करे क्या, तो वो एक विषय है कि हर हाथ को हुनर चाहिए और उससे आजीविका के साथ कैसे कनेक्ट करें। और यहाँ तक कि हमारा स्किल्ड मैन पावर है वो यहाँ तो काम करे ही करे, एक्सपोर्ट स्थिति में भी आए, ये भी स्थिति नज़र आती है। आप देखेंगे यहाँ पर झीलें हैं और झीलें में जो बॉटमैन है वो कहाँ से आता है, वो किसी को मालूम नहीं। तो बाद में अनुभव ये आता है कि वो जयसंबंध और उसके आसपास के रहने वाले जितने भी जनजाति युवक हैं वे सारे के सारे बॉटमैन हैं, और यहाँ पिछोला में हो चाहे जयसंबंध में वो काम कर रहे हैं। तो लगता है कि एक व्यवस्था तो बनी है, लेकिन एक दूसरे को देखते हुए बनी है। तो अगर उसको गवर्नेंस में लाकर आगे निकालेंगे तो खूब संभावना है। आपके बगल में बैठे हैं युवा और सजग नागरिक गौरव प्रताप, आप पार्षद हैं कांग्रेस से, क्या सवाल पूछना चाहेंगे? रावत साहब, मैं मनाली से, जैसे आपने भी फरमाया कि मेवाड़ के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है, आपने भी अभी अपने गंतव्य में स्वीकारा इसको। पिछले 10 साल में 250 करोड़ का बजट 125 के हिसाब से पारित हुआ संसद का। अरावली में ढका हुआ हमारा क्षेत्र है। अरावली तो बहुत दूर की बात है, कट के अरावली पे मकान बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े होटल्स बनाए जा रही है, खनन किया जा रहा है। मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या जो फुटप्रिंट्स बनाने की बात हम करते हैं टूरिस्ट की, वो टूरिस्ट की फुटप्रिंट्स कैसे बढ़ेगी? और जैसे कि माउंट आबू, दार्जिलिंग, ये तो नो कंस्ट्रक्शन जोन हो गए, G+3 की परमिशन भी नहीं मिल रही है। पर हमारे यहाँ तो बहुत दूर के बारे G+3 की बात तो दूर की है, लोग अरावली पे ही खनन करके होटल, रिसोर्ट, प्लानिंग काट रहे हैं। क्या आपके बनने के उपरांत उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? जिन्होंने बना लिया उनको क्या पाबंद किया जाएगा? और अरावली के लिए आपका क्या मैनिफेस्टो आपका तैयार है? क्योंकि पूरी लोकसभा अरावली से है। और फुटप्रिंट्स कैसे बढ़ेंगे? फुटप्रिंट्स बढ़ने के साथ साथ क्या होगा कि ट्रैफिक व्यवस्था पे कंट्रोल की जाए हमारे यहाँ की? नो कंस्ट्रक्शन जोन बनेगा या नहीं बनेगा? आप क्या सोचते हैं? दूसरा सवाल मेरा ये है कि अपनी 7 विधानसभा आ रही हैं आपके
पिछले 10 साल में क्यों झाड़ोल में भी अभी तक वहाँ की माताओं को, वृद्धों को इलाज के लिए एमबी हॉस्टल में आना पड़ रहा है? उसके उपरांत भी एमबी हॉस्टल की दुर्दशा है, वो आपके हमारे सामने समक्ष है, प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। शुक्र विश्वविद्यालय जैसा विश्वविद्यालय आज झाड़ोल, गोगुंडा, बांसवाड़ा क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ की बहनों को, बच्चियों को हमारे यहाँ पढ़ने आना पड़ रहा है, आरंभ भी आना पड़ रहा है, वहाँ से उनको माँ बाप से दूर रहना पड़ रहा है। तो 10 साल में क्यों नहीं सोचा गया? तो क्या 47 तक इसका जवाब मिलेगा या 27 तक जवाब मिल जाएगा? मैं या एक विकास की गंगा 27 तक मिलेगा या 47 तक करना है? उसके ऊपर मेरा आपसे सवाल ये है कि अभी तक जिस सिलसिले में ये सारी चीज़ें चल रही है, जो भी चल रहा है, आज हमारे क्षेत्र का बच्चा भी है, उद्योग बढ़ रहा है, पर्यटन स्थल है, परंतु जो आईटी सेक्टर के बच्चे हैं उन्हें बेंगलुरु जाना पड़ रहा है, पूना जाना पड़ रहा है, कोटा जाना पड़ रहा है। हमारे सामने वो सुसाइड केस आते हैं, अभी वर्तमान थोड़ी देर पहले सुसाइड केस आया था। तो क्या ऐसा होगा कि आईटी सेल के लिए बच्चों को बाहर ना जाना पड़े और यहाँ पर ही उदयपुर लोकसभा में उनको प्लेसमेंट मिले? रोजगार की बात प्रमुख मुद्दा है हर राजनीति, हर पार्टी का। ये कब तक चलेगा कि झाड़ोल, गोगुंदा के लोग चिकित्सा के लिए, शिक्षा के लिए उदयपुर तक आते रहेंगे? कब वो विकसित होगा? क्योंकि पिछले 10 साल में मुझे लगता है 250 करोड़ का बजट और बहुत सी चीज़ें हुई हैं, बहुत से बड़े बजट पास हुए हैं। मैं ऐसा कह दूं कि अर्जुन लाल जी ने कुछ नहीं किया तो ऐसा नहीं है, परंतु कहीं ना कहीं नजर दुआ आप भी स्वीकार रहे कि मेवाड़ से सोच लगा हुआ है। इन तीनों पर मैं आपका सवाल जाऊँगा, रोजगार पे, बच्चियाँ जो पढ़ने आती हैं, शिक्षा चिकित्सा पे और पर्यटक स्थल पे कब नो कंस्ट्रक्शन जोन होगा उदयपुर, या नहीं करके भी आप इसको समेक्ष रूप से चलाएंगे? इसलिए आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, आपने काफ़ी अच्छी बात कही और विषय भी आपने मल्टीपल सेक्टर्स को उसमें कनेक्ट किया है। मुझे लगता है कि इसमें बहुत कीमती जो चीज़ें हैं वो आपने हाईलाइट की हैं कि अरावली को जिस प्रकार से छेड़खानी हुई है, चाहे नदी हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे झीलें हो, तो इसके साथ तो आज का ही अखबार बता रहा है कि किस प्रकार से पिछले सालों में यहाँ पर एक कलेक्टर रहे, उन्होंने किस तरीके से परमिशन दी है, अपने आप में गलत हुआ। 5 साल में जिस तरीके से राजस्थान सरकार रही, क्योंकि आपने जो विषय उठाए मोटे तौर पर राज्य सरकार के विषय हैं, तो दिशाहीन और नेतृत्वहीन और जिस प्रकार से आंतरिक राजनीति को लेकर बैलेंस बिठाने में समय निकल गया, मुझे लगता है उसमें ज़्यादा हानि हुई है क्षेत्र को। और दूसरा चिकित्सा का विषय हुआ, माइग्रेशन का विषय हुआ, ये स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं। तो स्टेट ने जिस प्रकार से सौतला व्यवहार पिछले 5 सालों में गोगुंदा और कोटरा के साथ किया, वो नज़र आता है। वहाँ पर कुछ विषय खड़े हुए हैं। ये ज़रूर है कि कोई मिशन कोटरा टाइप कुछ एक नाम लिया जाता है, लेकिन वो भी अपने आप में खुद को पर्यटक बनाकर प्रस्तुत करने के उसमें हुआ। तो मोटे तौर पर क्षेत्र के लिए, क्षेत्र की आवश्यकताओं के लिए और एक लंबी दूरी तय करने के लिए, जो एक पॉलिसी इश्यूज में हमेशा एक डायरेक्शन में धीरे धीरे आगे बढ़ना होता है, केंद्र के साथ सपोर्ट लेकर आगे बढ़ना होता है। मुझे लगता है केंद्र को तो सपोर्ट कभी लिया नहीं। सुबह उठते ही मुझे लगता है कि गाली देने और उससे करने से, केंद्र के साथ तालमेल नहीं बैठने की वजह से यहाँ बहुत सारा नुकसान हुआ है। तो केंद्र की जो पॉलिसी है, केंद्र का जो सपोर्ट हो सकता था, केंद्र की योजनाओं को धरातल पर उतारा जा सकता था और स्टेट में अच्छा परफॉर्म हो सकता था। आपको इस बात की भी जानकारी होगी कि शायद टोटल जो स्टेट के जो रिसोर्स हैं, बजटरी सपोर्ट्स है, उसका लगभग 2/3 सपोर्ट जो है केंद्र से आता है, वो भी लेना आवश्यक नहीं समझा। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो राज्य सरकार की दिशाहीन जो अपनी लीडरशिप, अर्जुन जी का आरोप, अर्जुन जी मीणा, लेकिन अब बहुत जरूरी है कि इन बातों को आगे बढ़ाएं। हमें पिछली बातों को खाली इतिहास में इस बात के लिए जाना जाए, ध्यान में रखा जाए कि यहाँ काम हुआ नहीं, आगे बहुत तेजी से काम करना। हमारा ध्यान पूरा आगे की तरफ है। पिछले की जो बातें हैं सारी की सारी मुझे लगता है कि उसको भूलते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। हूँ कि आपने आरोप लगा दिया राज्य सरकार पे, अर्जुन जी मीणा ने राज्य सरकार पे आरोप लगाया। अर्जुन जी मीणा ने भरे मंच पे बोला है कि पिछले 4 वर्षों में उनको मोदी जी द्वारा बजट नहीं दिया गया। उन्होंने न अशोक गहलोत सरकार पे आरोप लगाया, न राहुल जी पे आरोप लगाया, क्योंकि राहुल जी तो आए नहीं सरकार में। उसके पूर्व सरकार वसुंधरा जी और आपके केंद्र में नीचे डबल इंजन की सरकार पूर्व में भी थी 5 साल। तो अर्जुन जी जो आरोप लगाया सीधा सीधा मोदी जी लगाया कि 4 साल से जो सौतला व्यवहार आप फरमा रहे हैं, उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से स्टेज पे बोला है कि 4 साल से मोदी जी ने जो बजट आना था मेवाड़ में, सौतला व्यवहार तो कराई, उसके साथ बजट भी नहीं दिया है। तो मेरा मानना है कि अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप क्या लोकसभा को राजनीति से उठ के डंके की चोट पर आवाज दिखाएंगे? और जैसा आपने कहा राज्य सरकार पर आपने आरोप लगाया, मेरा आपसे निवेदन यही है कि अब आप जो हो गया सो हो गया, आपने फरमाया, अब आगे क्या होगा? क्या आगे झाड़ोल में MBS प्लस अस्पताल होगा, यूनिवर्सिटी होगी या नहीं होगी? क्या पर्यटक स्थल में यहाँ पे नो वेंडिंग जोन होगा? तो कैसे होगा, क्या होगा? नो कंस्ट्रक्शन जोन किया जाएगा, नहीं किया जाएगा तो कैसे कंट्रोल किया जाएगा? क्योंकि उदयपुर की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। तो ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ भविष्य का, ये मेरा आखिरी आपसे बस कहना है कि भविष्य में क्या होगा? क्योंकि जो हो गया तो हो गया। अर्जुन जी ने तो मोदी जी पर आरोप लगा दिया कि 4 साल से उन्होंने बजट ही पास नहीं किया मेवाड़ का, सोतलापन। जो अर्जुन जी ने गहलोत साहब का नाम लिया, राष्ट्र तो आप ले रहे हैं, पर उन्होंने मोदी जी पर आरोप लगाया है बड़े मंच पे। राज्यपाल जी, गुलाब जी, हमारे महापौर जी विराजित थे और वीडियो वायरल हो रहा है, आपने भी देखा होगा शायद। लगता है कि आप प्रवृत्तियों की तरफ बात कर रहे हैं, हम पॉलिसी और जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए उस पर हमारा ध्यान है और आगे कितना अच्छा हो उसके लिए ऐतिहासिक निर्णय हो
और आपने विगत दिनों में यशस्वी मुख्यमंत्री जी जब जाडोल थे तो उन्हें इस बात को भी रेखांकित किया कि क्षेत्र में पर्यटन के विकास के लिए 300 करोड़ के प्रोजेक्ट्स लाएंगे। और यहाँ तक कि चावंड को लेकर भी उन्होंने कहा है, गोगुंदा को लेकर भी उन्होंने कहा है, मेवाड़ सर्किट को लेकर कहा है, इसके अलावा भी मानगढ़ धाम को लेकर कहा है, बेणेश्वर धाम को लेकर कहा है। तो ये सारी चीज़ें उतरती हुई नजर आ रही हैं। बाकी व्यक्तिगत टिक्का टिप्पणी पर मुझे नहीं ध्यान आता है कि उसमें पॉलिसी इशूज़ क्या थे, वो उसका जवाब देना तो मुझे लगता है कि आवश्यक नहीं है। पर कहीं न कहीं सर सवाल इसलिए भी ज़्यादा पूछा जाना चाहिए क्योंकि सरकार आपकी रही है 10 सालों में, सांसद आपका रहा है, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर ढोलेगा तो कैसे काम चलेगा? क्योंकि शहर की जनता और एक वोटर जो वोट देता है, वोट कास्ट करता है, तो अपने दिमाग में, अपने जहन में सवाल रखता है कि मैं इस बार बीजेपी को या मन्नालाल रावत को इसलिए चुन रहा हूँ कि वे इस मुद्दे पर काम करें। जब हर व्यक्ति आएगा कहेगा साहब ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो मुझे लगता है जनता जवाब जानना चाहती है। उस पर थोड़ा संक्षेप में जवाब होना चाहिए कि जाडोल से बसें आज भी क्यों उपलब्ध नहीं हैं, क्यों वहाँ की माता बहनों को यहाँ पर आना पड़ता है, घंटों लगते हैं, एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं नहीं हैं। तो क्या व्यवस्थाएं आपके कार्यकाल में हो सकती है? क्या मैनेजमेंट का प्लान है आपका? निश्चित रूप से इसमें आप देखेंगे कि अनुसूचित क्षेत्र और टीएसपी इसको लेकर जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो 275(1) जो क्लॉज है, आर्टिकल है, वो विकास की मास्टर चाबी है। इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की गुंजाइश बनती है। आपको ध्यान होगा 2015 से 2018 एक प्रोजेक्ट्स आया था जिसमें 52 बसें उसमें जो गैप फंडिंग के आधार पर यहाँ पर लगाई गई थी, लेकिन नई सरकार आई, उन्होंने उस स्कीम को बंद कर दिया, पहल ही नहीं की। तो पहल करने की आवश्यकता है। जितना हम केंद्र के साथ बात करते हुए समस्याओं का समाधान करेंगे तो मुझे लगता है काफ़ी समाधान निकलेंगे। बाकी जो चीज़ें जहाँ पर भी गैप रहा है तो ऐतिहासिक निर्णय लेने और बड़ी, चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे सड़क हो, चाहे पर्यटन हो, रोजगार हो, हुनर हो, इन सभी विषयों पर काम करने की तो आवश्यकता है। उसके लिए मैदान में रहेंगे। नो कंस्ट्रक्शन जोन को लेकर क्या करेंगे आप? खुले साफ शब्दों में 1 मिनट में उत्तर दीजिए। नो कंस्ट्रक्शन जोन को लेकर उदयपुर के आसपास जो हालतें हो रही है, अरावली की खुदाई हो रही है, उसको लेकर आप क्या करने वाले हैं? देखिए, नदी, पहाड़ और झील उदयपुर और मेवाड़ के लिए प्राण है। इसको लेकर जहाँ पर भी लॉ है, उस लॉ के साथ छेड़खानी जहाँ पर भी होगी तो उसमें हम जनता के साथ खड़े हैं, क्योंकि जनता का मुद्दा है। इसमें कहीं पर भी किसी को व्यक्तिगत तौर पर प्रमोट करने वाला, जिस तरीके से मीडिया बता रहा है, आज का अखबार बता रहा है कि पिछले जो कलेक्टर थे उन्होंने किस तरीके से धज्जियां उड़ाई है, वो बात निश्चित रूप से रुकनी चाहिए गवर्नेंस का। इसमें नियमों को धज्जियां उड़ा के, लोगों की भावनाओं को हाथ करके और इकोसिस्टम को खराब करके आगे कोई भी डेवलपमेंट के नाम पर कोई बात करेंगे तो ठीक नहीं होगी। अब माइक आगे पहुँचाएँ, सवालों का सिलसिला युवाओं से शुरू किया जाना चाहिए। मुझे लगता है मनीष, आप सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, रोजगार कहीं न कहीं आदिवासी युवाओं में एक बड़ा मुद्दा है, तो रोजगार को लेकर क्या सोचते हैं और क्या सवाल आपके जहन में हो सकते हैं? देखिए, आप जनजातीय अंचल की बात करें, आपने बहुत जनजातीय क्षेत्रों में काम करा, जैसे टूरिज़्म यहाँ पे बहुत बड़ा है। जैसे सेठ सुखाड़े यूनिवर्सिटी में जब वसुंधरा जी थे तब सिंगापुर से टाई अप करके खोला कि आदिवासी क्षेत्रों को हम स्किल करेंगे। वो 5 साल में कुछ हो नहीं पाया और वो बहुत दयनीय स्थिति में वहाँ करोड़ों रुपए लगाए। वहाँ से मुझे नहीं लगता कि 50 जनजाति बच्चे भी लग के किसी 5 स्टार होटल में रखे हैं। तो इस बारे में क्या सोचते हैं? जैसे स्किल की बात हुई, जैसे सेट हुआ, क्यों ना हम छोटे छोटे इलाकों में IIT की तरह जो सिंगापुर के पैटर्न पे जो चीज़ें थी, क्यों नहीं हम जनजातीय आंचल में बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, क्योंकि अब जितना भी होटल का स्टाफ है वो 70% उत्तराखंड है, नेपाल है, वहाँ से आ रहा है। तो यहाँ का पूरा जनजातीय अंचल मतलब उस चीज़ में अछूता रह रहा है और मतलब वो बहुत काम भी करते, तो स्वीपर टाइप हो गया, माली टाइप हो गया, वो उस तरह से नहीं आ पा रहा है। मेरा दूसरा सवाल ये कि आप चुनाव से पहले आपने डीलिस्टिंग के बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी, बहुत बड़ा आंदोलन भी करा था, लेकिन इस चुनाव प्रचार में आप डीलिस्टिंग वाले मुद्दे में थोड़ा अछूता लग रहे हैं। कहीं आपको लग रहा है कि एक बहुत बड़ा वोट है उसमें शिफ्ट होने की है, या आपकी कोई रणनीति है? ना मैनिफेस्टो में डीलिस्टिंग की झलक भी नहीं दिखी थी क्या? क्योंकि जनजाति बहुत बड़ी सीटों को कवर करता है, तो क्या इस पे कुछ आने वाले समय में जो बड़े 200 दिन के फैसले हैं उसमें उसकी कोई झलक दिखेगी? और जनजाति बहुत बड़ा मुद्दा है, यहाँ की चीज़ें हैं, लेकिन जनजाति समाज के इतर जो दूसरा दर समाज है उसके लिए आपकी क्या पॉलिसी है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आपने 3 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न तो आपके प्रश्न में ही जवाब है। राजस्थान में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, एक सपना लेकर एक इंस्टीट्यूट खड़ा किया था उदयपुर में, और कि वो आगे जाके हुनर विकास करेगा, और फिर विगत 5 सालों में कुछ नहीं हुआ। तो स्वाभाविक रूप से दिख रहा है कि उपेक्षा कौन कर रहा है क्षेत्र की। अच्छी चीज़ जहाँ होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। आप स्वतः ही आपने अपने उसमें आपके अपने प्रश्न में आ गया। मैं एक बार रख लेता हूँ। दूसरा इंजन की सरकार, ठीक है, मतलब आपके प्रश्न में ही उसका उत्तर छुपा हुआ है, ये मैं कह रहा हूँ। दूसरा, आपने हुनर की बात की, वो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ाएंगे उस बात को लेकर, और ये है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का एक बहुत बड़ा एजेंडा है। और किस तरीके से यहाँ के कॉलेज एजुकेशन, किस तरीके से जो हायर एजुकेशन है, वो सभी में ये चीज़ें आनी चाहिए, वो निश्चित रूप से आएंगी, हम प्रयास करेंगे।
आपने मैनिफेस्टो की तरफ इशारा किया, भाजपा का संकल्प मोदी की गारंटी 2024 ये है उसमें, लेकिन उसका पहला पेज जब माननीय प्रधानमंत्री जी का आप संदेश पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे ऐतिहासिक फैसले होंगे। और मैंने एक पत्र की तरफ आपका ध्यान आकर्षित किया था, दिन रात काम करते हुए क्षेत्र की समस्याओं का समाधान आप करेंगे, ऐसा निर्देश हमें प्राप्त हुआ है जब भूमिका में होंगे। तो मुझे लगता है वो काम ही हमारा है, हम उसमें करेंगे जहाँ भी केंद्र की योजनाओं की आवश्यकता है। स्टेट गवर्नमेंट को जो करना है उनके साथ तालमेल करके करेंगे, ये दूसरी बात हो गई। एक बात आपने डिलिस्टिंग की गई, हमने बहुत स्पष्ट भाव से कहा है कि डिलिस्टिंग एक महत्वपूर्ण मुद्दा है अखिल भारतीय स्तर का, ये केवल जनजातियों का विषय ऐसा नहीं है, ये पूरे भारत का विषय है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय, ये हमारी संस्कृति का पार्ट है। हम सभी चाहते हैं जिसके साथ सही होना चाहिए सही हो, लेकिन तुष्टीकरण की नीति ने उसको 1950 से ही अटका के रखा। एससी में प्रावधान किया कि जो धर्मांतरण हो जाता है और उसके बाद वो डिस्क्वालीफाई होंगे एससी के लिए, ये बाबा साहब अम्बेडकर का मतलब बाबा साहब अम्बेडकर के टाइम में नोटिफिकेशन निकला, जो हिंदू है वही एससी होगा, लेकिन एसटी में ऐसा नहीं किया। किसने नहीं करने दिया, क्यों हुआ, ये सारे विचारणीय प्रश्न हैं। और कांग्रेस के अंदर ही डॉक्टर कार्तिक उरांव हुए हैं 1970 के दशक में, उन्होंने एक आंदोलन चलाया था, वो सांसद थे मंत्री थे, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इसको रोका था। और आपको स्मरण करा दूं, इस फाइल को ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के पास भेजा जाना था, लेकिन उसको विदेश मंत्रालय भेज दिया। जनजातियों के विषय को अंतर्राष्ट्रीय विषय किसने बनाया, कांग्रेस ने बनाया। आप इस बात को समझ सकते हैं, पूरे राष्ट्र भर में 22 राज्यों में डिलिस्टिंग का आंदोलन चल रहा है, समाज का आंदोलन है। हम भी एक कार्यकर्ता के रूप में हैं, हमारी स्पष्टता है, एससी की तर्ज पर एसटी में भी मानक होने चाहिए, प्रावधान होने चाहिए। क्यों, क्योंकि सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास हो। लेकिन जब उसमें धर्मांतरित लोग हैं 5% 70% सुविधाओं को हड़प रहे हैं, चाहे नौकरियां हो, चाहे छात्रवृत्ति हो, चाहे ग्रांट इन एड हो। और ये जो हथियार है ये भारत की संस्कृति को खराब करने का, संस्कृति का संहार हो रहा है। इस बात को लेकर, और हम बाकायदा पूरी स्पष्टता के साथ बोले हैं इस बात को लेकर। ये बात ठीक है कि आपने जिस ढंग से सुविधाजनक ढंग से आपने प्रश्न किया, सुविधाजनक का प्रश्न नहीं है, ये विकास का मुद्दा है, जनजातियों का विकास का मुद्दा है, क्षेत्र के विकास का मुद्दा है। तो ये होना है और निश्चित रूप से इसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे और ये आंदोलन के रूप में आगे इस विषय को बढ़ाएंगे। मनीष माइक दीजिए एक बार। गौरव प्रताप आप कुछ पूछना चाह रहे हैं शायद। एक आपने बहुत बात करी है, जिस मैंने देखा कि अभी पूरा चुनाव जो है मेवाड़ में वो इसी मुद्दे के इर्द गिर्द घूम रहा है, जो कि आदिवासी भाइयों का मुद्दा है। तो मेरा जैसा आपने कहा कि हिंदू है वही आदिवासी होगा, तो ये रहा है। मैंने ऐसा नहीं कहा। तो आपने कहा ना हिंदू आदिवासी, अम्बेडकर साहब का जो लॉ था, अम्बेडकर साहब ने जो कहा है वो ये है कि जो हिंदू है वही एससी होगा, ऐसा नोटिफिकेशन एससी होगा, एसटी का नहीं है, एससी का नहीं करने दिया, ऐसा हमारा कहना है। अच्छा, तो आपने जो बोला धर्मांतरण की बात आपने जो कही, जो हो रहा है एसटी आदिवासी को जो हो रहा है, तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा अगर वो हिंदू में ही आ रहे हैं तो अमित शाह जी ने जो बोला, एक बयान था उनका सीए एनआरसी वाला, जिसमें बोला हिंदू बौद्ध जैन पारसी सारा उन्होंने बखान किया था, उसमें उन्होंने हिंदू के बाद आदिवासी अलग से बोला, तो उसमें उनकी क्या मंशा थी, क्या वो हिंदू और आदिवासी को अलग बताना चाह रहे थे अमित शाह? आपने द सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट कभी पढ़ा है? उसमें हिंदू की परिभाषा देख रही, उसमें आदिवासी है। क्या आदिवासी को अलग से कहना पड़ेगा कि वो हिंदू है? एक बात मैं आपके सामने रख लूं। दूसरा, हिंदू क्या है? हिंदू विविधताओं से भरा हुआ एक जीवन शैली है। ये एक जीवन शैली नहीं है, विविध जीवन शैलियों का एक। तो महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आता है जो ये कहते हैं आदिवासी हिंदू नहीं है, जिसमें ये बीटीपी वाले और बीजेपी वाले जो भी होंगे वो ये कहते हैं, उनसे एक बार पूछ के देख लीजिए, आदिवासी ईसाई नहीं बोल के देखें, वो कभी बोले हैं क्या? वो अगर एक बार बोल देंगे तो उनकी सारी जो है ना नीचे का जो धरातल है वो नीचे खिसक जाएगा। जो फॉरेन फंडिंग ले रहे हैं, ऐसी भी सूचनाएं आती हैं, पीएफआई के साथ जिस प्रकार का इनका टाई अप है वो सारा खुल जाएगा इनकी। तो ये सारा एक भ्रामक तंत्र है, इनको क्यों जाना चाहिए? हिंदू तय करने, हिंदू है या नहीं है ये तय करने के लिए विधानसभा में जाएंगे? ये प्रश्न कोई एक्ट का प्रावधान है? मेरे जीवन शैली के साथ मैं गर्व के साथ कहता हूं मैं हिंदू हूं, तो क्या इस बात को रोकेंगे मुझे कि हिंदू नहीं है? ये रोकते हैं, ये आरोपित करना चाहते हैं और ये बोलना चाहते हैं हम जो नारा देंगे, हम जो कह रहे हैं उसी को मानो। ये ओनली का जो कॉन्सेप्ट है ये विदेशी कॉन्सेप्ट है, हम ऑल्सो में विश्वास करते हैं, सारी विचारधाराओं का सम्मान करते हैं। मैं उनको कह रहा हूं, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं आपकी तरफ से प्रश्न आया उसकी बात कह रहा हूं। हम सभी धारणाओं में, सभी विश्वासों, सभी पंथों में विश्वास करते हैं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास हमारा फंडा ये। और वो कह रहे हैं आदिवासी हिंदू ने कहां ले जा रहे हैं इस चुनाव को, इस पूरी चिंतन पद्धति को भ्रामक तरीके से वो धार्मिक बना रहे हैं। वो धार्मिक नहीं है वास्तव में, वो मजहबी है और वो रिलीजियस है। इस बात को जरूर समझना चाहिए सभी क्षेत्र में। मेरी बात का मैंने आपसे संक्षिप्त में इतना पूछा सर, एक सवाल मेरा यही आपसे, आपने बात करी तो मेरा आपसे सवाल ये है, बाप पे आदिवासी हिंदू है या नहीं है ये मुद्दा नहीं है चुनाव का।
आपने बात छेड़ी, इसलिए मेरा इतना सवाल है। आपने कहा अभी कि बाबा राव जी की आपने बात करी, 50 से रोका गया, आपने आरोप लगाया सरकार पे कि सरकार ने उसको रोक दिया और ऐसा धर्मांतरण हो रहा था, उसके बाद पैसा दिया लिया, जो भी चीजें थी, उस संदर्भ में मैं पूछना चाह रहा हूं, अमित शाह जी का सीए एनआरसी पे एक बयान आया था जो बहुत रोटेट हुआ था। उसमें वो कह रहे हैं कि हिंदुओं को छोड़कर बौद्ध, जैन, पारसी ऐसे करके उन्होंने बात करके जो सीए एनआरसी का, और उसमें उन्होंने बोला कि आदिवासियों को नहीं देना पड़ेगा। तो क्या वो उसमें हिंदुओं में आदिवासी, अगर हम वैसे ही समझ लेते हैं ना हिंदू आदिवासी, तो उनको अलग से आदिवासियों को उन्होंने क्यों बोला? ये मेरा आपसे बस सवाल है, अलग से क्यों बोला? आपने यूसीसी और दूसरी चीज़ों को समझने की कोशिश की होगी, और ये बाकायदा पूरे भारत का विचार है कि जो हिंदू विराट समाज है उसमें बहुत सारे कस्टमरी लॉ हैं। वो कस्टमरी लॉ कई बार सामान्य लॉ की जरूरत नहीं होती, वो हिंदू लॉ का ही पार्ट है, वो प्रैक्टिस है उसको कहेंगे हम। तो प्रैक्टिस होने की वजह से वहाँ एक अच्छी प्रैक्टिस चल रही है तो उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी, अनावश्यक भ्रम फैलेगा। सिंपल सी बात है, चाहे विरासत की बात हो, चाहे पुनर्विवाह की बात हो, या दूसरा कोई किसी की मृत्यु हो गई तो उसे भूमि बांटने की बात हो कि आगे संपत्ति कहाँ जाएगी, तो ये इसके लिए प्रैक्टिस है। पहले से कुछ प्रैक्टिस चल रही है, वो जनरल लॉ से बेटर है, उसके साथ में कहीं पर भी छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। ये हिंदू समाज का ही अपना एक पार्ट है, तो उसको कहीं पर भी अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं है, उसको तोड़ मोड़ करने की आवश्यकता नहीं है, भ्रम फैलाने की आवश्यकता नहीं है, उसको राजनीतिक क्षेत्र में ले जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरा आग्रह इतना ही है। और बाकी आपने कहा कि मैंने छेड़खानी की, मैंने छेड़खानी नहीं की। ये सारा का सारा संसद के पटल पर रखे गए डॉक्टर कार्तिक उरांव के बयान है जो 24 नवंबर 1970 के रखे हुए हैं। 55 मिनट का उनका भाषण है, 165 पेज के नोट्स है। उसमें आप जब देखते हैं तो लगता है कि पार्टी ने या जो भी तत्कालीन सरकार थी उन्होंने जनजातियों के विषयों को लेकर फाइल को फॉरेन मिनिस्ट्री में क्यों भेजा, ये उनका प्रश्न है। और इस प्रश्न के आखिरी में वो कहते हैं ये फाइल को वहां भेजना अनैतिक है, असंवैधानिक है, अवैधानिक है, अमानवीय है और अलोकतांत्रिक है। क्यों? कि 348 सांसद ये चाह रहे थे डीलिस्टिंग हो, उसके बावजूद भी सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने नहीं किया। मुख्य भूमिका नहीं करने के पीछे प्रधानमंत्री की नजर आती है, ऐसा डॉक्टर कार्तिक उरांव बोलते हैं। रावत साहब, हम लोग संविधान पर चले गए, मुझे लगता है स्थानीय मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए। मनीष, माइक आगे दें। तेजशंकर जी पालीवाल, आप झीलों को लेकर लगातार कई बरस से काम कर रहे हैं। जब हम उदयपुर की बात करेंगे तो झीलों की बात ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। झीलों को लेकर वर्तमान में क्या स्थिति है, क्या जवाब और सवाल आपके हैं, बताएं। मैं 35 वर्ष से करीब झीलों के लिए कार्य कर रहा हूँ। मेरा एक प्रश्न आपके सामने, जो सबसे पहले आपने बात की थी जल की, तो उदयपुर संभाग में जो आपका जो संसदीय क्षेत्र, कार्य क्षेत्र जो होगा, उसमें 156 छोटे तालाब हैं। बड़े तालाब तो हमारी शान ही हैं, बड़े तालाब एक तरह से चांद है और ये सितारे छोटे छोटे तालाब हैं। छोटे तालाबों का जो है वो पूर्ण जल भरण का कार्य भी करते हैं, दूसरा बाढ़ नियंत्रण के सूचक भी हैं। आज उन तालाबों की हालत ऐसी है कि उन पर कब्जे हो रहे हैं। कहीं निजी खातेदारी के तालाब है जिनको सिर्फ पेटाकास्ट का अधिकार है, वो रसायन का उपयोग कर रहे हैं, वो रसायन भूमिगत जल में जा रहा है, जो भूमिगत जल हमारा एक सुरक्षित भंडार है। दूसरा मेरा एक प्रश्न है कि अरावली की पहाड़ियों को, पहाड़ियाँ कट रही है, वन घट रहे हैं, जंगली जीव का जो भोजन है वो चक्र इतना बिगड़ गया है कि छोटे जीव और रेंगने वाले जीव तो आग की भेंट के चल रहे हैं, पहाड़ जल रहे हैं, तो छोटे रेंगने वाले जीव है वो मर गए। अब जंगल में न तो पीने के लिए जंगल भी नहीं है। उदयपुर के आसपास की पहाड़ियाँ आप देखेंगे तो आंखें जलने लग जाएगी। इस तरह की इन पहाड़ियों को वन लगाकर, वन अधिकार अधिनियम जो भारत सरकार का बना हुआ है, जिसमें वन का मालिक होगा वनवासी और वन का जो फल होगा उसका मालिक होगा वनवासी, वन होगा सरकार का। तो वन अधिकार अधिनियम को आप लागू करवाएंगे। दूसरा, उदयपुर की जो शान है ये उदयपुर की झीलें हैं। उदयपुर की झीलें, सर्वाधिक झीलें राजस्थान में उदयपुर में है, लेकिन झील विकास प्राधिकरण जयपुर में है। तो झील विकास प्राधिकरण का आप उदयपुर में लाएंगे, छोटे तालाबों को बचाएंगे और इन पहाड़ों को कटने और वनों के घटने से, नदियों को सिकुड़ने से बचाने के लिए आप क्या करेंगे? निश्चित रूप से हमारा जो झीलें हैं, हमारी जो पानी है और हमारे जो पहाड़ हैं, ये हमारा अपना प्राण है। इसी से उदयपुर की पहचान है। इसके संरक्षण के लिए आपने जो भी विषय उठाया, एक आंकड़ा भी बताया आपने, इतने सारे तालाब हैं, कनेक्टेड है, इसके साथ में बावड़ियाँ भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, इनका संरक्षण होना चाहिए। जल संरक्षण भी है और हमारी अपना ऐतिहासिक विरासत भी है। मैं आपको बीच में बताऊं, आपने जो भी विषय रखा उसके समर्थन में मैं बोल रहा हूँ, और आपने जो विषय उठाया उसको बेस्ट तरीके से कैसे हो सकता है, ये जनता का विषय है,
ये विरासत का विषय, ये मेवाड़ का विषय, हम आपके साथ हैं इस मुद्दे के साथ। अब उदयपुर में इस समय वर्तमान में सिर्फ 22 बावड़ियाँ बची है। बाकी हर मोहल्ले में महाराणाओं की तरफ से एक कुआं, एक बावड़ी हुआ करती थी। आज वो सभी कुएं तो पाट दिए गए हैं। यहाँ किसी भी से काली बावड़ी हो, धोली बावड़ी हो, बोरों की बावड़ी हो, सभी बावड़ियों को, और ज़्यादातर जो बावड़ियाँ हैं, चाहे माझी की बावड़ी हो, चाहे समोर बाग की बावड़ी हो, सभी बावड़ियों में सीवर जा रहा है और प्रदूषित जल हो गया है। हमारा जो सुरक्षित भंडार है, जो भूमिगत जल है, आज वो इतना दूषित है कि हम पीने लायक भी उसको नहीं समझते, यहाँ तक कि आचमन भी नहीं कर सकते। उदयपुर की झीलों का पानी, मेरे युवावस्था में हम कभी झील के किनारे घूमते तो पानी पीने के लिए घर नहीं जाते थे, इसी झीलों का पानी फूंक मारते थे और पी लेते थे। आज हालत हम ये है, इस मुद्दे के साथ हैं, हम आपका समर्थन करते हैं। ये मुद्दा है, इस पर काम होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, विरासत का संरक्षण होना सबसे पहले छोटे तालाब बचाने आपको, हमने आपके मुद्दे को समर्थन दिया। इस पर क्या कुछ हो सकता है अध्ययन करने के उपरांत करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। माइक को हम दीक्षित साहब तक पहुंचाएंगे। आप आर्ट से जुड़े हुए हैं, कलाकारों की स्थिति क्या है, और फिल्म सिटी को लेकर भी कई बार उदयपुर की बात होती है कि फिल्म सिटी को लेकर उदयपुर में ये होने वाला है। बीते 2-3 चुनाव से हम देख रहे हैं लगातार मुद्दा बना है, मगर उस पर कितना काम हो पाया है, और ख़ास तौर पर आज कलाकारों की स्थिति क्या है, कलाकारों के क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या पूछना चाहेंगे आप? बिल्कुल, आप जहाँ विराजे हैं सभी को प्रणाम, रावत साहब को प्रणाम, सभी मंच पे विराजित। समस्या ये है सर कि कुछ कारणों की वजह से, क्योंकि उदयपुर में सांस्कृतिक धरोहर भी बहुत एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, लेकिन अभी कलाकारों के मध्य में सांस्कृतिक प्रदूषण का माहौल बन रहा है। जो एक विश्वसनीयता लोक कलाओं की होनी चाहिए वो भी नहीं हो रही है। और पालीवाल साहब ही पदार्थ हैं, पानी की उस गंदगी की समस्या ही बागोर खिवेली में, और सबसे बड़ी समस्या है पार्किंग की। आप कभी शाम के वक्त वहाँ पधारेंगे तो देखेंगे कि गेट के सामने करीब 200-300 व्हीकल्स खड़े रहते हैं। तो पर्यटक जब अंदर हम खुद प्रवेश नहीं कर सकते तो पर्यटकों के लिए काफ़ी परेशानी होती है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और एक सांस्कृतिक प्रदूषण की जो बात है, आपस में कलाकारों के बीच में बैर हो रहा है किसी कारणवश, क्योंकि 18 माह तक जब लॉकडाउन में ये केंद्र बंद रहा था तो उसकी एक राशि मांगी गई थी। तो अब वो आचार संहिता लगी हुई तो उसके बाद ये माफ़ हो जाएगा, मेघवाल साहब ने भी आश्वस्त किया है। अब चूंकि उस वक्त ये था सर कि यहाँ अलग सरकार थी और केंद्र में अलग सरकार थी, तो मुझे काफ़ी परेशानी आई। अकेला मैं जूझता रहा, लड़ता रहा, 5-10 बार दिल्ली जाके आया, तब जाके थोड़ा काम हुआ है। तो मैं ये आप सभी से आश्वासन चाहूँगा कि इस संस्कृति और सांस्कृतिक और लोक कला को भी कुछ महत्व दिया जाए, क्योंकि ये गौण है यहाँ पे। मैंने हितधारक मीटिंग में भी मुख्यमंत्री जी को मैंने रिक्वेस्ट किए थे, 5-10 उनको समस्याएं बता दी। तो मुख्य समस्या यही है कि कलाकारों के बीच में जो असमंजस और एक अराजकता फैली हुई है। अभी कल परसों भी काफ़ी 2 दलों के बीच में काफ़ी हुआ था मुद्दा। तो ये सब इस समस्याओं को निजात करने के लिए हमारे यहाँ से पहल होनी चाहिए, ताकि मुझे दिल्ली तक नहीं जाना पड़े। यह आपसे गुजारिश। थैंक यू। निश्चित रूप से आपने दीक्षित साहब ने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाया है। जो लोक है वो हमारी संस्कृति का धरातल है, आधारभूत तत्व है, और उसी में हमारी अस्मिता है, हमारा अपना स्वत्व है। तो हमारी पहचान तो वहीं से होती है। अगर इसकी उपेक्षा हुई है तो ये लंबे समय तक सरकारों में जो लोग रहे उनकी अपने नज़रिए की वजह से हुआ। वो पाश्चात्य प्रेम स्वाभाविक रूप से एक रहा है, लेकिन अब आज की तारीख में आप समझिए कि जो भारत का विचार है, भारत का बोध है, वो विचार निकल कर आ रहा है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आपने उज्जैन भी देखा होगा, बाकी सारा काशी भी देखा होगा, आगे भी सारा श्री अयोध्या जी में देखा होगा। तो ये जो वर्तमान कालखंड है और आने वाला 25 साल का कालखंड है, वो हमारे अपने भारत के विचार को सुदृढ़ करने का, विरासत के साथ विकास का मुद्दा है। मुझे लगता है कि लोक जगत को समृद्ध करने के लिए, संरक्षण के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं, आपके विचार के साथ हैं। क्या कुछ हो सकता है, आप हमें अपना एक्सपर्ट राय जरूर दें। और संस्कृति मंत्रालय और जनजातीय मंत्रालय और दूसरा NCST और IGNC है, ICSSR, जितने भी संस्थाएं हैं, क्या उनकी स्कीम्स हैं और कैसे हम धरातल पर ला सकते हैं, हम आपके साथ हैं। प्रणाम। जैसे लोक कला है उसको लेकर भी बातें बहुत हुई, मगर जिस लेवल पे काम होना चाहिए था, जिस लेवल पर उसे उठाया जा सकता है, नहीं उठाया। आपको लगता है आप आएंगे तो कुछ इसको लेकर विशेष प्रयास करेंगे?
निश्चित रूप से प्रयास करेंगे इसमें। गौरी तो हमारी धरोहर है, बकायदा पहचान का पूरा है। और आपने देखा होगा कि राजस्थान का जब संकल्प पत्र आया था उसमें भी ये मुद्दा है, लेकिन केंद्र का सपोर्ट होकर कि क्या चीज़ इसमें और बढ़िया हो सकती है उसको करेंगे। और यहाँ तक कि गौरी के बारे में देखें तो गौरी कलाकार नहीं होता, गौरी का जो होता है वो साधक होता है। तो इस भावनाओं को रखते हुए कैसे इस बात को आगे बढ़ाएंगे, बहुत संवेदनशीलता के साथ इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। ये सर गौरी अभी 25 वर्ष से मेरे साथ में कलाकार हैं गौरी के, तो यहाँ पर भी शाम को मंचन होता है, तो आप पधारें सभी। और फिल्म सिटी का भी यहाँ काफ़ी वर्षों से हम संघर्ष कर रहे हैं, तो वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। उसके लिए भी अगर कुछ सहायता मिल जाए, ज़मीन मिल जाए, उसका काम चल रहा है, लेकिन ये आधा अधूरा है, तो उसकी भी हम चाहेंगे कि काफ़ी कलाकार उदयपुर में, स्वयं रंगकर्मी हूँ और कई फिल्मों में भी काम कर चुका हूँ, तो ये भी एक आवश्यक मुद्दा है सर। निश्चित रूप से बड़ा विषय, इसको देख के आगे बढ़ाते हैं। जहाँ भी नीति में सपोर्ट जहाँ पर भी होता है हम आपके साथ हैं। थैंक यू सर। माइक को आगे बढ़ाएं और हम माइक देंगे कौशल जी। क्या सवाल चल रहे हैं आपके दिमाग में, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? अभी राजस्थान और केंद्र में दोनों, वैसे कह सकते हैं उदयपुर में ट्रिपल इंजन सरकार है, लेकिन कानून व्यवस्था के नाम पे अगर देखें तो पहले तो हम स्वर्गीय कन्हैयालाल जी के बारे में बात करेंगे, जहां एक और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने उन मुलजिमों को पकड़कर, जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उनको 2 घंटे में पकड़कर सजा दिलाई और केंद्र सरकार बीच में आई और उनको NIA की कोर्ट में ले गई। तो एक तो आपसे निवेदन है उनकी सज़ा कब होगी, क्योंकि आज भी उन माताओं के आंसू सूखे नहीं हैं और उनका बच्चा जो बिना चप्पल के घूम रहा है। और दूसरा सवाल ये है, कानून से लेके, कानून व्यवस्था से लेके उदयपुर के अंदर अभी एक जैन साहब का मर्डर हो गया था, तो आचार संहिता लग रही थी उदयपुर के अंदर। अगर बाहर से, अलवर से अगर कोई उदयपुर जैसी पर्यटक नगरी में बंदूक लेके घूम रहा है, दुकान में जाके मर्डर कर रहा है, और दूसरी ओर जो मुलजिम पकड़ रहा है, अगर कन्हैयालाल जी हत्याकांड में देखेंगे, जिन मुलजिमों ने पकड़ा था उनको माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने पकड़ सम्मानित किया और उनको नौकरी भी दी। लेकिन वहीं उसके दूसरी ओर उदयपुर में जो जैन साहब का जो मर्डर हुआ, जिस बंदे ने पकड़ा था उसको सम्मान की बहुत दूर की बात है, बात नहीं की आज तक। तो इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक व्यवस्था नहीं लग रही है आपको, कानून व्यवस्था नहीं है उदयपुर में कहीं पे भी। तो मेरा तो यही निवेदन है, आप जब भी हारे या जीते, जो भी निर्णय आएगा, लेकिन कन्हैयालाल जी हत्याकांड जो है उनके मुलजिमों को जल्द से जल्द सजा दिलाए। और सरकारी जमई बन के जो बैठे हुए हैं, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, आपको भी मालूम है और जनता को भी मालूम है, तो ये खर्चा खत्म हो जाए और उनका सजा जल्दी हो जाए। देखिए, जिस प्रकार से तुष्टीकरण की प्रवृत्ति और नीति को लेकर विगत कालखंड में बहुत खराबा हुआ समाज में, और असामाजिक तत्वों को जिस प्रकार से ताकत मिली है वो रुकने चाहिए। और आपने देखा होगा राजस्थान में जिस प्रकार से 90 दिन में माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने माफियाओं के खिलाफ जो कार्य किया है वो ऐतिहासिक काम है। वो हज़ारों की संख्या में, शायद 6000 से ज़्यादा जो है ना सलाखों के पीछे, और जिस हत्याकांड की आपने बात की है वो जघन्य है, ये आतंकी बात है, घटना है। और इसको लेकर आज भी जब भी चर्चा करते हैं तो जहन में ये आता है कि ऐसे तत्वों को कहीं पर भी आश्रय नहीं मिलना चाहिए था। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि वो जब हत्या करने के बाद उसका जो वीडियो सामने आया, यशस्वी प्रधानमंत्री जी का नाम लेकर वो कह रहा है सर तन से जुदा होगा। क्या जो हिंदू समाज के लोग हैं उनको अपने जो आराध्य उनको बात करने की, हमारे अपने नायक हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, उनको बात करने का भी नहीं मिलेगा। वो जिस तरीके से वो कन्हैया जी के साथ हुआ, और वो बार बार जाके पुलिस के पास जा रहे हैं, पुलिस उपेक्षा कर रही है, धमकियां मिल रही हैं और वो कहने के समझौता कर लीजिए। ये जो प्रवृत्ति तत्कालीन कालखंड में रही है कि वो अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास, इसका उल्टा था, अपराधियों में विश्वास था और आमजन में डर था। ये जो नीति रही है मेरे ख्याल है उसकी वजह से ये हुआ। लेकिन आगे जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ही इसमें कह दिया है, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और तेजी से मिलेगी। सजा जल्दी मिलनी चाहिए, मतलब जितना लंबा करेंगे वो तो केस पेचीदा होते ही जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, बीजेपी के कार्यकर्ता, ऐसा तो नहीं है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी का नाम लेके एक तरफ बीजेपी के ऊपर ने उड़ रहे हैं और दूसरी तरफ वो कर रहे हैं, तो क्या ये राजनीति नहीं है, क्या है ये? अब देखिए, रावण जिस प्रकार से सीता माता का हरण करने के लिए आया था, ढोंगी बन के आया था। ये जो ढोंगी होते हैं उनका कोई जात पात पंथ नहीं होता, इस बात का ध्यान रखिए। कौन किसके साथ फोटो खिंचाता है वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि उनकी प्रवृत्ति कैसी थी। वो आतंकी है तो आतंकी है, उसको पूरा देश देख रहा है, उसमें कोई किसी का पक्ष पोषण की आवश्यकता नहीं है, हमें एक नैरेटिव गढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो आतंकी है वो आतंकी है, वो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, कानून अपना काम करे।
माइक आगे बढ़ाते हैं। राजेश जी, आपसे सवाल पूछा जाए, आप होटलों से जुड़ा व्यवसाय करते हैं, आपके खुद की होटल्स हैं, होटल व्यवसाय के रूप में आपको क्या समस्याएं फेस करनी पड़ रही है, किस तरह के समाधान की अपेक्षाएं कुछ उम्मीदें जो आप रखते हैं? महत्वपूर्ण मुद्दे यहाँ रह गए हैं आने से, जो सीधा केंद्र सरकार से हैं, जैसे कनेक्टिविटी जो है ट्रेनों का जो या फ्रिक्वेंसी बहुत मुश्किल, बहुत कम ट्रेनें आती है, लगभग इससे कई गुना ट्रेनें चाहिए। और जो एयरपोर्ट्स अंतर्राष्ट्रीय जो फ्लाइट्स वगैरह एयरपोर्ट वो भी हुए नहीं है। पासपोर्ट जो रीजनल कार्यालय क्षेत्र में बनानी, ये भी एक मुद्दा है। स्पोर्ट्स टूरिज्म का मुद्दा है। और नए पॉइंट डेवलपमेंट के, जो कि टूरिस्ट आगे आएगा स्टे उसका बढ़ेगा नहीं, 2 दिन 3 दिन नहीं बढ़ेगा उसके स्टे, तो उसका क्या होगा। बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। टूरिज्म का मास्टर प्लान वगैरह काफ़ी मुद्दे हैं, विस्तार से चर्चा होनी चाहिए इसके लिए। निश्चित रूप से कनेक्टिविटी, जो एयर कनेक्टिविटी और रेल कनेक्टिविटी की आवश्यकता तो है, लेकिन जिस प्रकार से ब्रॉडगेज हुआ और इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है तेज़ी से, उसके बाद तो दक्षिणी भारत को जोड़ने के लिए बहुत तेज़ी से काम होंगे। वंदे भारत अहमदाबाद भी जानी चाहिए, इस बात का भी विषय ध्यान में आता है। और मेवाड़ के गौरव को कहीं ना कहीं ट्रेन के माध्यम से, उसमें कुछ ट्रेनों के नाम भी होने चाहिए, ये सारे विषय दिखते जरूर हैं। और एयर कनेक्टिविटी की भी बात है और एयरपोर्ट के एक्सपांसन की बात जिस तरीके से चली है वो आगे बढ़ना चाहिए। और हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में बैठेगा, ये जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का एक नारा नहीं है, ये अभियान है, ये तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। मुझे लगता है इस बातों को लेकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन जिस प्रकार से काया से देवारी का बाईपास बना और बीच में जो पुराना वाला बाईपास है देवारी से बलीचा वाला, इसका प्रतापनगर से बलीचा वाला, तो उसका जो काम हो रहा है उसके बाद काफ़ी आसानी होगी और रास्ते क्लियर होंगे। कुछ इश्यूज मैनेजमेंट के हैं जो लोकल गवर्नेंस को अच्छे से करने चाहिए। मुझे लगता है थोड़ी वक्त की कमी है, लेकिन जाने से पहले हम कम शब्दों में अच्छे से जवाब लेने की कोशिश करते हैं। सर, आपने पूरी बहस सुनी, आपको लगता है पहले 100 दिनों में कम से कम किन 2 विषयों पर काम हो सकता है जो आप राय देना चाहेंगे? सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि हम स्थानीय मुद्दों के साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दों की बात भी कर लेनी चाहिए। अभी पहले दौर में जो कम मतदान हुआ है वो चिंता का विषय है। और चूँकि डिजिटल मीडिया के दौर में जब तमाम लोग डिजिटल मीडिया पर ही प्रचार कर रहे हैं, डिजिटल मीडिया पर ही सब दिख रहे हैं, तो नई पीढ़ी के वे लोग जो पहली बार वोट डालने वाले थे, उनमें से भी 50% लोग मतदान बूथ तक नहीं पहुंच पाए। तो सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि भारत में अनिवार्य मतदान होना चाहिए ताकि सभी लोग लोकतंत्र का महत्व समझ सके। दूसरे दौर में सबसे बड़ी चुनौती होगी हर मतदाता को मतदान पेटी तक पहुंचाने का। तो पहला सवाल तो ये है कि इसके लिए भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। नंबर 2 ये है कि क्या 100 दिन के भीतर हम उदयपुर को स्मार्ट सिटी का जो सपना हम लोग पिछले 3 सालों से 5 सालों से देख रहे हैं, आयर का काम चल रहा है, लगातार चल ही रहा है, टूटता है फिर बनता है। तो मुझे लगता है कि उदयपुर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक टूरिज्म सिटी है, उसको अंतर्राष्ट्रीय फलक पर स्थायी तौर पर अच्छे टूरिस्ट सिटी के तौर पर स्थापित करने के लिए निश्चित तौर पर काम होना चाहिए। बताएं साहब, 100 दिनों में क्या इन कामों की उम्मीद आपसे जनता करे? निश्चित रूप से इन विषयों को तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे और गवर्नेंस में, पॉलिसी में, स्कीम्स में मुझे लगता है कि ऐतिहासिक फैसले लेने का जो मार्गदर्शन माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दिया है, मुझे लगता है कि इन विषयों को लेकर कौन से 3 बिंदु आगे बढ़ेंगे मैं आज नहीं कह पाऊंगा, लेकिन 100 दिन में निर्णायक ढंग से क्षेत्र के मुद्दों को तेजी से आगे बढ़ाएंगे, जिसमें ये सारे विषय शामिल होंगे। जनता अगर आपको चुनती है और 100 दिनों के भीतर हम आपको फिर बुलाते हैं, तो क्या इनका समाधान होगा? निश्चित रूप से हम एक निर्णायक स्थिति में होंगे, एक जो है ना बड़ा पग डग जो है ना आगे लेके रहेंगे, विषयों को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। गवर्नेंस के विषय ही हैं बोले और सेंट्रल की पॉलिसी के विषय हैं, तो वो स्टेट गवर्नमेंट आएंगे, स्टेट गवर्नमेंट की मशीनरी के साथ कैसे तालमेल बैठता है उसको लेकर ट्रैक तो सभी विषयों पर बनाने की स्थिति में हम हैं। रावत साहब, मेरी एक रिक्वेस्ट थी कि आप जो मैंने मुद्दे पहले थे मैंने छोड़ दिए थे भाइयों के लिए, क्योंकि ये अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं, मगर कुछ मुद्दे अभी अछूते रह गए हैं जिनको मैं आपकी ओर आकर्षित करना चाहूँगा। नंबर 1 मुद्दा है कि अभी जो ट्रेन बॉम्बे जा रही है वो वाया घूम के जा रही है, बड़ौदा होकर अहमदाबाद होकर, कनेक्टिविटी न होने से बहुत ज़्यादा टाइम पैसा जा रहा है। तो एक तो उदयपुर से बॉम्बे के लिए डायरेक्ट ट्रेन है, पुणे के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग या तो पुणे में हैं, बॉम्बे में है, हैदराबाद में है, बेंगलोर में है, पटना में है, तो इनके लिए डायरेक्ट ट्रेन हो। एक तो ये कनेक्टिविटी की ट्रेन। दूसरा, श्यामला जी मोड़ासा मात्र 28 किलोमीटर है, उसके बीच में रेल ट्रैक की आवश्यकता है। वो अगर हो जाता है तो अहमदाबाद जाना नहीं पड़ेगा, सीधा बॉम्बे का रास्ता खुल जाएगा। वो मैंने विषय बार बार उठाया, वो नहीं हुआ। ये कनेक्टिविटी का मेन इशू है। बड़ी सादड़ी नीमच, ये कनेक्टिविटी का मेन इशू है। जोधपुर लाइन मावली से जो आगे के लिए ब्रॉडगेज लाइन है वो नहीं हुई है। आप राज्य कर्मचारी रहे हैं, आप अच्छी तरह से परिचित हैं, बहुत समय से B2 का मसला, शहर को B2 का दर्जा मिले, वो मसला अधूरा चल रहा है। इसके लिए अभी तक
हर बार आश्वासन मिला मगर उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। उदयपुर में एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय नहीं बन सक रहा क्योंकि यहाँ एक्साइज और कस्टम की सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही। बाकी सब सुविधा है मगर एक्साइज और कस्टम डिपार्टमेंट नहीं आ रहा, उसकी वजह से नहीं। पासपोर्ट कार्यालय, रीजनल पासपोर्ट कार्यालय सुषमा जी ने दिया था और उसके बाद भी यहाँ से कोटा चला गया बिरला जी की वजह से, वो एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो ये 4-5 मुद्दे थे जो मेरे जहन में बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, उसको लेकर आओ। निश्चित रूप से आपने जो विषय उठाए, पांचों विषय बहुत कीमती हैं, इसको लेकर तेज़ी से काम करेंगे। ज़्यादा कि ट्रेन का विषय है, कनेक्टिविटी के इशू हैं, ये सारे के सारे मैनेजमेंट के इशू हैं और एक मंत्रालय लेवल पर ही डिसीजन के विषय हैं। इन सभी विषयों को लेकर आगे बढ़ेंगे। पासपोर्ट वाला भी हो गया, रेल का भी हो गया और दूसरी जो रेलवे ट्रैक वाला भी। आपने ये देखा होगा कि अभी रतलाम से डूंगरपुर का भी एक विषय था, वो क्लियर हो गया है। और राजस्थान सरकार ने जिस तरीके से संसाधन नहीं देने की वजह से अटका था, भारत सरकार ने उसको अपने पास ले लिया। जनजातीय गौरव कॉरिडोर के नाम से उसको पहले फ्रीज किया हुआ था, उसको डीप फ्रीज करा दिया है, उस पर तेज़ी से काम बढ़ने लगा। तो आपको संकेत दिख रहा है कि इसमें बहुत तेज़ी से काम होगा। रावत साहब, सवाल तो बहुत सारे हो गए, लेकिन चाहते एक पत्रकार आदमी सवाल पूछने से अगर रह जाए तो दुख होगा रास्ते में। बाप को किस तरह से चुनौती के रूप में देख रहे हैं? बिल प्रदेश की मांग वो कर रहे हैं, बिल प्रदेश बना देंगे। कांग्रेस भले ही आप मान रहे हैं कि टक्कर में नहीं है, मगर बाप तो अच्छे खासे वोट ले जाने वाली है, उससे कैसे निपट रहे हैं आप लोग? देखिए, ये जो बीएपी है ये वही है जो बीटीपी थी। ये बीटीपी को खत्म करके बीएपी बनी। और राजनीतिक रूप से बात करें तो अगली भी रचना इनकी तैयारी है। हर एक चुनाव में एक नई पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं और नेता वही होते हैं। ये अपना एजेंडा लेकर चल रहे हैं। आपने देखा होगा बीटीपी, वो एक प्रवीण नाम का खेरवाड़ा में एक नेता है, 52,000 से ज़्यादा वोट ले गया, उन्होंने कांग्रेस के साथ टाई अप कर लिया, वो बीटीपी को बेच दिया। आज सुबह ही कम से कम 150 कार्यकर्ता आए और कल भी हम लोगों ने 38 कार्यकर्ताओं को बीजेपी ज्वाइन कराया। वो सभी को ठग रहे हैं। ये ठग हैं, एक मुद्दे को लेते हैं, भ्रामक मुद्दे को लेते हैं और फिर उसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये कहीं पर भी नहीं है। ये ना तो आदिवासियों की राजनीति करते हैं। अगर आदिवासियों की राजनीति करते तो द्रौपदी मुर्मू, आदिवासियों की बेटी, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया था, वोट डालने जाते। ये तो गोदड़ी ओढ़ के सोए हुए थे। दूसरा जो इनका एमएलए था वो जयपुर गया, किसी और को दे के आया। आदिवासी की राजनीति नहीं करते, ये संविधान को नहीं मानते। ये इनका एक एमएलए अभी विधानसभा में शपथ लेने के लिए गया, संविधान की शपथ नहीं ली, कुदरत की शपथ ली। कुदरत क्या होता है, कहाँ लिखा हुआ है? तो ये संविधान को नहीं मानते, ये कानून को नहीं मानते। काकरी डुंगरी का इन्होंने कांड किया, वहाँ ये इसलिए इकट्ठे किए थे कि इनका एक नारा था कि आईपीसी आदिवासी के ऊपर लागू नहीं होती। वो कानून को नहीं मानते, तो ना कानून को मानते, ना संविधान को मानते, ना आदिवासी को मानते, फिर किसको मानते हैं? ये एक ही है, ये झूठ बोलते हैं, ये भ्रामक है। और ये कई बार लगता है और ये नीचे से धरातल से आवाज आ रही है। आदिवासी हिंदू ने का नैरेटिव देके ये जो एवेंजिकल फोर्सेस की राजनीति कर रहे हैं, मुझे लगता है ये भ्रामक है। सोशल मीडिया पर कुछ कमेंट्स अभी मैं देख रहा था, उसमें कहते हैं कि साहब बीजेपी वो वॉशिंग मशीन है जहां कांग्रेस से कोई भी आता है वॉशिंग मशीन में धुल जाता है, उसको टिकट मिल जाता है। बांसवाड़ा में यही हुआ और भी कुछ सीटों पर हुआ है। तो आपको लगता है इससे कहीं की पब्लिक में मैसेज थोड़ा गलत जा रहा है? देखिए, बीटीपी और कांग्रेस ये मिली जुली विचार है। कैसे? बांसवाड़ा में कांग्रेस अपने अधिकृत कैंडिडेट के लिए वोट नहीं मांग रही है, वो कह रही है कि बीटीपी उसको बीएपी को वोट दो। और उदयपुर में क्या कह रहे हैं? कांग्रेस को क्या रहे हैं? इनके खुद के बीच में कोई धरातल नहीं, कोई विचार ही नहीं, कोई व्यवस्था ही नहीं, ये कुछ भी बोल देते हैं। अब आपको आज की तारीख में यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व है, जो यशस्वी प्रधानमंत्री का युग है, उस युग से डरते हैं। इस कारण छोटे छोटे भ्रामक मुद्दे डायलॉग गढ़ते हैं ताकि थोड़ा मनोरंजन चलता रहे। बाकी आप सब जानते हैं कि उदयलाल आंजना को उदयलाल अंजाना बोलते हैं, तो ये कुछ भी बोल सकते हैं कभी भी। वो कुंभाराम आर्य को कुंभकर्ण आर्य बोल रहे हैं, मतलब कुछ भी बोल सकते हैं कभी भी। इधर से आलू डालते हैं, इधर से सोना निकालने की बात करते हैं, तो इसमें ज़्यादा विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। तो सर, कुर्सी एक खाली है या दो खाली है? देखिए, जिन्होंने कुर्सी छोड़ दिया उन्होंने मैदान छोड़ दिया। हाँ। और आपने ये भी देखा होगा, वो कहते हैं कि मैं जब कलेक्टर था तो मैंने ये किया, मैं कलेक्टर था तो मैंने ये किया, मैंने कलेक्टर था तो ये किया। ऐसा लगता है कि जो वर्तमान कलेक्टर साहब है उनके खिलाफ ही वो बोल रहे हैं, उनको कलेक्टर वापस बनना है, ऐसा लगता है। जनता की भी बात ये आ रही है। तो अब जिनको कलेक्टरशिप करनी है वो कलेक्टरशिप के लिए शायद तैयारी कर रहे हैं। जनता के मुद्दों से उनका क्या सरोकार? और जिस ढंग से पिछली सरकार के एजेंट के रूप में काम किया, ऐसा भी मीडिया में, ऐसी भी समाज से आवाज़ आ रही है, तो उसे लगता है कि वो मैदान को छोड़ दिया है, कहीं जाके छुप के बैठे। तो ये उदयपुर लोकसभा से हमारे साथ इस वक्त भाजपा प्रत्याशी मन्नालाल रावत थे। हालांकि हमने बाप और कांग्रेस दोनों के प्रत्याशियों को बुलाया था, मगर स्वस्थ चर्चा के लिए वे तैयार नहीं हुए, सहमत नहीं हुए, और इसी वजह से कांग्रेस प्रत्याशी ताराचंद मीणा के लिए हमने कुर्सी खाली रखी। अब ये आपका विवेक है, आपको किसको चुनना है, कैसे चुनना है, क्या देखकर चुनना है, लेकिन ये तमाम मुद्दे थे और उदयपुर के तमाम मुद्दों पर हम लगातार इसी तरह से आगे भी बात करते रहेंगे। नमस्कार।
नमस्कार, राम राम।